गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन या क्रांतिकारी विचारधारा। ये विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन की ही एक विचारधारा थी जो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा से अलग थी। इसे हम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। जिस समय भारत के राजनीतिक रंगमंच पर कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय देश में एक दूसरी विचारधारा भी पल्लवित हो रही थी। वह थी क्रांतिकारी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुयायियों की नीति क्रांति की नीति थी। उग्रवादी हिंसात्मक तरीके का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी ब्रिटिश शासन का अंत करने के लिए हिंसा, लूट, डकैती जैसी किसी भी साधन का प्रयोग करना उचित मानते थे। क्रांतिकारी आतंकवाद उग्र राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष था, किंतु कार्य पद्धति की दृष्टि से यह राजनीतिक उग्रवाद से सर्वथा अलग था। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति से असंतुष्ट थे, अतः स्वराज्य प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावशाली उपायों को आवश्यक मानते थे। इसीलिए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय असहयोग का समर्थन करते थे। लेकिन उग्रवादियों का संघर्ष शांतिमय था और उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत क्रांतिकारियों का विश्वास था कि शांतिमय संघर्ष से ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अतः वे हिंसा और आतंकवाद में विश्वास करते थे। सामान्यतः उनके आक्रोश का निशाना क्रूर अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश शासन के अंधभक्त भारतीय अधिकारी और कर्मचारी, क्रांतिकारियों की गतिविधियों की सूचना देने वाले भारतीय मुखबिर हुआ करते थे। अगर हम इसके उद्भव की बात करें, उद्भव के कारणों की बात अगर हम करें, तो भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन का उदय प्राय वैसे ही कारणों से हुआ जैसे उग्रवाद का उदय हुआ। उग्रवादियों के विरुद्ध सरकार की दमन नीति और कुछ दूसरी घटनाओं ने इसे खास बल प्रदान किया। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में कुछ कारण महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहे। इनमें है, पहला है उदारवादियों के संवैधानिक उपायों और उनकी असफलता के कारण भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग के अवलंबन पर विश्वास नहीं रह गया था, अर्थात उनकी उदारवादियों की संवैधानिक तरीकों में उनका विश्वास नहीं रह गया था। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि सरकार के समक्ष गिड़गिड़ाने और हाथ पैर जोड़ने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने वाली नहीं है। दूसरा कारण था 19वीं सदी के अंतिम चरण में चारों तरफ आर्थिक असंतोष व्याप्त था। अकाल और महामारी के कारण जनता की निर्धनता बढ़ती जा रही थी। आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस असंतोष ने भी लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि क्रांतिकारी आंदोलन में जो खासकर मध्यम वर्ग में फैला, इसमें अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। इनमें भी ज़्यादातर नवयुवक बेरोजगारी के शिकार थे। सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने मध्यम वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था। बहुत से मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी की रेखा की तरफ झुकने लगे थे। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग के नवयुवकों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश पनपता जा रहा था। इस आक्रोश ने उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित किया। एक और महत्वपूर्ण कारण था कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन
सरकार की दमनकारी नीतियों का एक स्वाभाविक परिणाम था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे जो क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन इसमें लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को विशेष रूप से प्रभावित किया। अगर हम इनकी कार्यप्रणाली की बात करें कि क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली क्या थी, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आते हैं। पहला, प्रचार के द्वारा शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क में दास्ता के प्रति घृणा उत्पन्न करना। दूसरा, संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से बेकारी और भूख से त्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना। तीसरा, ब्रिटिश सरकार को आंदोलनों और प्रदर्शन के माध्यम से परेशान करना। चौथा, बम बनाना, बंदूकें आदि उपलब्ध रखना और विदेशों से चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास करना। पांचवा, चंदा, दान और राजनीतिक डकैतियों के द्वारा धन का प्रबंध करना। तो ये इनकी कार्यप्रणाली थी। इसके अलावा हम क्रांतिकारी आंदोलन के विकास की बात करें तो भारत में सशस्त्र संघर्ष का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। विदेशी राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतीय ने समय समय पर बहुत से तरीके अपनाए हैं। इस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, आगरा, अवध, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन का विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ और विदेशों में अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें तो उनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा महत्वपूर्ण हैं, जिनका जन्म तो काठियावाड़ में हुआ लेकिन बाद में वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया और विदेशों में क्रांति की लहर उत्पन्न की। इसके अलावा वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ये भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने लंदन के इंडिया हाउस का कार्यभार संभाला। इसके अलावा श्रीमती कामा, ये भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रही हैं। इसके अलावा लाला हरदयाल गदर पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने विदेश में रहते हुए भी क्रांतिकारी आंदोलन को जारी रखा और भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति जागृति उत्पन्न की। क्रांतिकारी आंदोलन में कि जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है भगत सिंह का। तो यहाँ हम भगत सिंह और सूर्यसेन के बारे में प्रमुख रूप से बात करेंगे। 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, इन नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के युवकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, मजदूर और किसानों को संगठित करना, ब्रिटिश शासन का अंत करके समूचे भारत में मजदूर और किसान राज्य की स्थापना करना। इस सभा के कार्यकर्ताओं में केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, आनंद किशोर, सोडी पिंडीदास जैसे प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इस नौजवान सभा के द्वारा आयोजित सभाओं में भूपेंद्र नाथ दत्त, श्रीपद डांगे और जवाहरलाल नेहरू आदि दिग्गज नेताओं के भाषण हुए थे। नौजवान सभा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए। पंजाब की कीर्ति किसान सभा के सहयोग से
पंजाब के प्रत्येक गांव में अपनी शाखाएं इन्होंने खोली और नौजवानों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। 1928 में नौजवान सभा के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने का इन्होंने निश्चय किया और 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कार्यालय के ठीक सामने सैंडर्स, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सैंडर्स को गोली मारने के बाद क्रांतिकारी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। ये क्रांतिकारी भेष बदलकर लाहौर से दिल्ली आ गए और इन्होंने कहा कि सैंडर्स को मारा है, तो उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला सैंडर्स को मारकर ले लिया है। इससे सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सैंडर्स की ये घटना के बाद एक और घटना हुई। केंद्रीय विधानसभा में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए जिनसे देश में असंतोष भड़क गया। ये विधेयक लोक सुरक्षा विधेयक और व्यापारी विवाद विधेयक थे। क्रांतिकारियों ने इस असंतोष का इन्होंने लाभ उठाया और संसदीय मार्ग और संघर्ष की संवैधानिक विधियों की व्यर्थता को जनता के सामने इन्होंने रखा। इनका नारा था, हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक की लड़ाई है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के केंद्रीय हॉल में बम फेंककर इन अधिनियमों के खिलाफ अपने रोष और विरोध का परिचय दिया। बम का धमाका करने के बाद इश्तिहार फेंकते हुए उन्होंने क्रांति जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी योजना के अनुसार, अपनी पूर्व योजना के अनुसार इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के दौरान इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उनका इरादा किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं था, बल्कि इस गैर जिम्मेदार और निरंकुश राज्य के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देना था। जनता को अहिंसा और संवैधानिक संघर्ष की व्यर्थता के बारे में बताना था। सरकार को चेतावनी देनी थी कि अध्यादेश और सुरक्षा अधिनियम भारत में स्वतंत्रता की भड़की हुई आग को दबा नहीं सकते। इस मुकदमे के दौरान यह पता चला कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ था। अतः भगत सिंह और उसके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। बीके दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनको फांसी देने से भारत में भयंकर असंतोष उत्पन्न हुआ। सर्वत्र इसका विरोध किया गया और भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहा है। इसके अलावा अगर हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो वहाँ के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का प्रमुख स्थान है और इन्होंने चटगांव रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया और सूर्यसेन इसके प्रमुख नेता थे। इस संगठन के सदस्य जनता के बीच, खासकर युवक युवतियों के मध्य अपना प्रचार करते थे और इन्होंने अपना बम बनाने का कारखाना और गैरकानूनी छापाखाना भी इन्होंने खोल रखा था। 1930 की रात्रि में सूर्यसेन के नेतृत्व में लगभग 50 युवक युवतियों ने फौजी वेशभूषा पहनी और रिवॉल्वर और बमों से लैस होकर चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। एक अधिकारी को मौत के घाट उतार कर इन्होंने वहां रखी सारी बंदूकों को लूट लिया। इन क्रांतिकारियों ने चटगांव के सभी थानों पर कब्जा कर लिया, सड़कों पर नाकेबंदी कर दी और कई दिनों तक शहर पर कब्जा बनाए रखा। इससे अंग्रेज अधिकारियों को
खासी परेशानी हुई। क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी जलालाबाद की पहाड़ियों तक पहुंच गए। अंग्रेजी सेना ने शीघ्र ही पहाड़ियों को घेरना शुरू किया। सूर्यसेन वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन अपने एक साथी विश्वासघाती के कारण वे पकड़े गए। बाद में कई और क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें प्रीतिलता वाडेकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। कल्पना दत्त भी पकड़ी गई और एक अन्य क्रांतिकारी नेता टेगराबल लड़ते लड़ते मारे गए। बाद में सरकार ने हिरासत में लिए इन सभी क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया, जो चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को फांसी दिए जाने के बाद बंगाल में क्रांतिकारियों की गतिविधियां कम हुई, लेकिन इससे नवयुवकों में जागृति पैदा हुई और वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो गए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को बढ़ाया और भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। तो ये है क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हमने क्रांतिकारी आंदोलन के कारणों पर चर्चा की और इसकी प्रगति की अगर हम बात करें तो ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला। महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी आंदोलन फैला, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन फैला और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन फैला। लेकिन बावजूद इसके क्रांतिकारी आंदोलन असफल रहा। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का तेजी से दमन किया, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। तो ये है क्रांतिकारी आंदोलन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।